हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम यूपी टेट के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर आपके लिए एक बैच चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। क्या नाम है? जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। और मैं आपको इस बैच में पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को, विषय को पढ़ाती हूँ, जिसमें आज हमारा टॉपिक वर्णमाला होगा। वर्णमाला में हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको 3 से 4 टॉपिक करा दिए हैं। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से क्लासेस को देख सकते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको भाषा का परिचय बताया है। ठीक है, भाषा का परिचय बताया है। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट चैप्टर माहेश्वर सूत्र कराया था। ठीक है, माहेश्वर सूत्र कराया है। अगर आपने नहीं देखी है तो क्लास जरूर देखें। और उसके बाद हमने प्रत्याहारों को देखा, प्रत्याहार सूत्र को देखा है। ठीक है, प्रत्याहार सूत्र भी हमने पढ़े हैं। और लास्ट में कल क्या पढ़ा था? तो कल की क्लास में हमने वर्णमाला को देखा था। जिसमें हमने वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं वर्णमाला के बारे में देखा था। और उसमें जो उसके 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन, तो स्वरों को पढ़ लिया है। और आज की क्लास में हम व्यंजन को पढ़ेंगे। व्यंजनों को पढ़ेंगे। ये हमारी क्लास नंबर 5 है और मेरी क्लास शाम को 3 बजे होती है। शाम को 3 बजे मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को। तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन को। आज हम किसको पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो संस्कृत में व्यंजन को क्या कहते हैं? तो संस्कृत में व्यंजन को कहा जाता है हल। क्या कहा जाता है? संस्कृत में व्यंजन को हल कहा जाता है। हल क्या मतलब देखते हैं। पाणिनि ने व्यंजन के लिए एक सूत्र दिया था, जो क्या है? व्यंजन का सूत्र है अनवगम भवति व्यंजनम। क्या है? अनवग भवति व्यंजनम। ये किसने सूत्र दिया है? तो ये सूत्र दिया है पाणिनि ने। पाणिनि महोदय जो हैं वो संस्कृत व्याकरण के पितामह हैं। कौन है? पाणिनि महोदय जो हैं वो संस्कृत व्याकरण के पितामह, या जिन्होंने इसका निर्माण किया है वो कौन है? पाणिनि महोदय हैं, जिन्होंने व्यंजन के लिए एक सूत्र दिया है जो है अनवग भवति व्यंजनम। अर्थात जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जब हम का निर्माण करते हैं, जब हम इसको उच्चारण करते हैं तो इसमें ध्वनि भी निकलती है कि का अ। क्या है? का अ। यानी कि जब व्यंजन जो होते हैं किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यानी कि क अ। वैसे क्या होता है? क। ठीक है, और जब हम इसमें आ जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? का। यानी कि व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि है क हलंत अ, क अ यानी कि का। ठीक है, ख अ यानी कि ख, ग अ यानी कि ग। ठीक है, तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, संस्कृत में व्यंजन को हल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसके बारे में, व्यंजन के बारे में आगे, और हम विस्तार पूर्वक इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या है? पॉइंट हमारा है कि व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें हलंत के साथ लिखा ही जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो व्यंजन हैं उनको संस्कृत में क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। और शुद्ध व्यंजन जो होते हैं संस्कृत में, शुद्ध व्यंजन को हलंत के साथ ही लिखा जाता है। जैसे क, च, ट, त, प। क्या है? क चट तप। क्या है? क चट तप। ठीक है, इसीलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण भी कहा जाता है। अर्धमात्रिक वर्ण यानी कि जिसमें आधी मात्रा का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं व्यंजन। ठीक है, तो इसके लिए भी एक और सूत्र दिया है जो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। ठीक है, तो उस सूत्र को देखते हैं कि व्यंजनम
चार्धमात्रिकम। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है चार्धमात्रिकम यानी कि चा और आधी मात्रा। चा और आधी मात्रा क्या है? चा और आधी मात्रा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या? ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में व्यंजन से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और इस सूत्र को भी पूछा जाता है कि व्यंजनम चार्धमात्रिकम का अर्थ क्या है। तो चार्धमात्रिकम यानी कि चा में जब आधी मात्रा का प्रयोग होता है, चा में जब आधी मात्रा का प्रयोग होता है तब क्या बनता है? तब क्या बनता है? व्यंजन बनता है। तब क्या बनता है? व्यंजन का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके बारे में? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। किसमें समाहित होते हैं? तो सभी व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, अतः व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। अतः व्यंजनों को हल भी कहा जाता है क्योंकि ये संस्कृत के प्रत्याहारों में हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में कुल व्यंजन वर्ण, ठीक है, 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं, जो कि महेश्वर सूत्र के है बरट से लेकर हल प्रत्याहार के 10 सूत्रों में कहे जाते हैं। ठीक है, अब हम ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जो मैंने आपको प्रत्याहार कराए थे उसी में से जो व्यंजन वर्ण है वो किसके अंतर्गत आते हैं? हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, अतः इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इसीलिए इनको हल भी कहा जाता है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो कुल व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 3, जो कि महेश्वर सूत्र में है बरट से लेकर हल प्रत्याहार तक 10 सूत्रों में कहे जाते हैं। तो एक बार हम महेश्वर सूत्रों को देख लेते हैं कि व्यंजन उसमें कहाँ कहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, जब मैंने आपको महेश्वर सूत्र पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो 1 से 4 तक है, 1 से 4 तक के सभी वर्ड जो है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्वर। वो सभी क्या कहलाते हैं? तो वो सभी कहलाते हैं स्वर। ठीक है, 1 से 4 तक के सभी जो वर्ण हैं वो कहलाते हैं स्वर। ठीक है, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और 5 से लेकर 14 तक यानी कि 10 लाइनें जो हैं है बरट से लेकर हल प्रत्याहार तक के सभी जो वर्ण हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो महेश्वर सूत्र हैं, ठीक है, महेश्वर सूत्र में 1 से 4 तक जो वर्ण हैं वो कहलाते हैं स्वर। क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्वर। और जो 5 से 14 तक है, 5 से 14 तक यानी कि 10 लाइनें, यानी कि 10 लाइनें, ठीक है, जो 10 लाइन है वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं व्यंजन। क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं व्यंजन। ठीक है, क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती हैं। ठीक है, तो एक बार हम महेश्वर सूत्र पे आए तो एक बार महेश्वर सूत्र को भी पढ़ लेते हैं जिससे आपका इसका रिवीजन हो सके। तो पाणिनि ने कितने महेश्वर सूत्र दिए? 14 महेश्वर सूत्रों का प्रतिपादन किया, जो कुछ इस प्रकार से है। मैंने आपको याद करना भी बताया था कि शुरू में आप क्या करना, 2-2 लाइन्स को ले लेना, जैसे कि आयुड़ रिलक एयोंग एयोच है वरट लड़ यानी कि 2 लाइनें लेनी, 5 और 6 है वरट लड़ यमंगड़नम। क्या है? यमंगड़नम झवई घड़धस, यानी कि ये दोनों एक साथ आ गई और ये अकेली आ गई, यानी कि यमंगड़नम झवई घड़धस। फिर 10 नंबर पे क्या है? 10 नंबर पे है जब गढ़ दस। फिर एक एक लाइन करके करना है कि जब गढ़ दस खप छठत, ये आपको ऐसे करके डिवाइड करके इसको पढ़ना है, यानी कि खफ छठत चट तव, यानी कि ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। उसके बाद कपय शर और हल, क्या है? शर और हल, यानी कि मैंने आपको अभी बताया कि 1 से 4 तक के सभी स्वर कहलाते हैं और 5 से 14 तक के सभी वर्ड जो है वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा और ये याद भी हो गया होगा। आप 2-2 लाइन के पैरा करके करें, फिर इसको भी 2-2 लाइन करके करें, फिर इसको अकेला करें,
फिर यहाँ पर इनको दो को करें एक साथ, फिर ये अकेला, फिर ये अकेला, उसके बाद इसको हम साथ में कर लेंगे। यानी कि एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि अयोड़ अयोड़ रिलक अयोंग अयोचा है वरट लड़ यमंगड़नम यमंगड़नम झवई घड़ धस झवई घड़ दस जब गढ़ दस खफ छटत। कैसे करना है आपको, इस प्रकार से करना है, ठीक है। खफ छठत चट तव खफ चटत चट तव कपय सससर सस कपय सससर और हल, ठीक है, और हल, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अभी हमने इनको पढ़ लिया है कि जो इम्पोर्टेंट बात है व्यंजन के बारे में वो हमने पढ़ ली है कि व्यंजन को हलंत हलंत के साथ ही लिखा जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अर्धमात्रिक वर्ण, इसका अर्थ होता है अर्धमात्रिक वर्ण, जिसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र दिया, व्यंजनम चार्धमात्रिकम, यानी कि चार और आधी मात्रा, जिसमें आधी मात्रा का प्रयोग हो और जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं वही व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि व्यंजन के प्रकार। अब हम व्यंजन के प्रकारों को पढ़ेंगे। अभी हमने व्यंजन को अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखते हैं व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जो महेश्वर सूत्रों में गिने जाते हैं। किसमें इनका प्रयोग होता है? तो इनका प्रयोग महेश्वर सूत्र में होता है, जो मैंने आपको बताया था कि जो है वरट है, है वरट से हल प्रत्याहार तक, है वरट से हल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। और ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें महेश्वर सूत्रों में भी गिना जाता है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या है? दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या है? तो तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इसके अतिरिक्त एक चौथा भी माना जाता है व्यंजन का एक प्रकार, चौथा भी माना जाता है, जो है संयुक्त व्यंजन। जो क्या है? संयुक्त व्यंजन, जो महेश्वर सूत्र के अंतर्गत नहीं आता है। महेश्वर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये सभी महेश्वर सूत्र में गिने जाते हैं, जबकि इसके अंतर्गत ही दूसरे क्या है? संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो महेश्वर सूत्र में नहीं गिने जाते हैं। तो इसीलिए व्यंजन के प्रकार होते हैं 4। व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? तो व्यंजन के प्रकार होते हैं 4। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। ये 3 क्या होते हैं? ये 3 महेश्वर सूत्रों में गिने जाते हैं। ये 3 महेश्वर सूत्र में गिने जाते हैं, जबकि जो एक चतुर्थ नंबर पे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जो महेश्वर सूत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम इनको एक बार देख लेते हैं अच्छे से फ्लो चार्ट के माध्यम से, ठीक है। तो हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन मुख्य रूप से 33 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? कुल संख्या इनकी 33 होती है, जिसमें पहला हमारा प्रकार है स्पर्श व्यंजन, दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन और चौथा क्या है? संयुक्त व्यंजन। चौथा क्या है? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो इनको हम विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सब जितना भी मैं आपको करा रही हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को 101% मिलेंगे ही, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट, हम जो भी टॉपिक्स कर रहे हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यूपी टेट है आपका एग्ज़ाम, यूपी टेट है, फिर उसके बाद आपका सुपर टेट भी आएगा। तो उसके सभी के लिए मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ही आपको ये सभी जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ही करा रही हूँ। तो इसीलिए ज़रूर जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ये हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ये क्लास जो है हमारी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसमें आपको PDF है, क्लास नोट्स हैं, ये सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। इसीलिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप जुड़ सकते हैं। फिर आपको उसमें आपको सभी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई उसमें आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे। हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे व्यंजन, जिनकी संख्या कुल होती है 33। कितनी होती है? तो इनकी संख्या कुल होती है 33, जिनमें पहले होते हैं स्पर्श व्यंजन। पहले क्या होते हैं? पहले होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों को
ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 25, जो कुछ इस प्रकार से दी है, जैसे कि कावर्ग, कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। ठीक है, ये आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, कचट तब। ठीक है, याद करने के लिए आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हैं, कचट तब। क्या है, कचट तब, यानी कि कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग और तावर्ग और पावर्ग। ठीक है, तो का वर्ग के अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ, अंगा। क्या आता है, क, ख, ग, घ, अंगा। चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं च, छ, ज, झ, इया। क्या आता है, चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं ट, ठ, ड, ढ। क्या आता है, ट, ठ, ड, ढ। और ता वर्ग के अंतर्गत क्या आते हैं, तो ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं त, थ, द, ध, न। क्या आता है, त, थ, द, ध, न। पा वर्ग के अंतर्गत आते हैं पा, फ, ब, भ, म। क्या आते हैं, पा, फ, ब, भ, म। ठीक है, और इनके अंतर्गत क्या होता है, तो इन सभी में क्या होगा, आपको हलंत दिखाई देगा। इन सब में आपको हलंत दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। तो इनका एक सूत्र होता है, पाणिनि ने एक सूत्र दिया था स्पर्श व्यंजन के लिए। स्पर्श व्यंजन के लिए पाणिनि ने एक सूत्र का प्रतिपादन किया था, जो कुछ इस प्रकार से है कि काद्यो मावसानाम, काद्यो मावसानाम स्पर्शाम। क्या है, काद्यो मावसानाम स्पर्शाम। क्या है, काद्यो मावसानाम स्पर्शाम। ठीक है, इसका हम विस्तार पूर्वक हम आगे जानेंगे। अभी हम यहाँ पर फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल इसको देख लेते हैं कि किस किस में कौन कौन से वर्ड आते हैं, किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और कौन से सूत्र का प्रतिपादन किया है पाणिनि महोदय ने। ठीक है, तो दूसरा प्रकार क्या है, हमारा दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन, जो आते हैं यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 4। या व रल। क्या है, या व राला। जैसे कि मैंने आपको महेश्वर सूत्र बताया था, तो ये यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपको देखना भी बताया था कि प्रत्याहारों को किस प्रकार से देखते हैं महेश्वर सूत्रों में। तो कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि या वर्ण से लेकर यणा तक, यानी कि यड़ प्रत्याहार, यानी कि यड़ प्रत्याहार। तो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, जो हलंत वर्ण होता है उसको हलंत सूत्र के माध्यम से क्या उसका लोप हो जाता है। मैंने आपको सूत्र बताए थे कि उन्होंने 4 सूत्र दिए थे, जिससे क्या हुआ था, जिससे जो हलंत पद है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, लोप, यानी कि विलुप्त हो जाता है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, हा, या, ब, र, ल। हा, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत या आएगा, वा आएगा, रा आएगा और ला आएगा। और जो हलंत है उनको क्या हो जाएगा, हलंत सूत्र के माध्यम से उनका लोप हो जाएगा। ठीक है, तो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। और इसका सूत्र पाणिनि ने जो दिया है वो है यणो अंतस्था। क्या है, यणो अंतस्था, यानी कि यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत जो आते हैं यड़। ठीक है, यणो यानी कि यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और अंतस्था यानी कि अंतस्थ के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, यणो अंतस्था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारा प्रकार है, तो नेक्स्ट प्रकार है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार क्या है, इसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। और इनकी संख्या भी होती है 4। कितनी होती है, तो इनकी संख्या भी होती है 4। और ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसको भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं, ये 13 नंबर पे सा है और ला प्रत्याहार है। क्या है, ला। सा और ला, सा और ला मिलकर क्या बनाते हैं, सा और ला मिलकर। ठीक है, 13 नंबर पे सा है और 14 नंबर पे ला है। तो शल प्रत्याहार मिलकर क्या बनाते हैं, ऊष्म व्यंजनों को बनाते हैं, जिसके अंतर्गत शा आता है, श आता है, स और हा आते हैं। ठीक है, 4 वर्ड आते हैं। इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है टोटल 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऊष्म व्यंजन, जिसमें शा, शा, सा, हा आते हैं। और पाणिनि ने एक सूत्र का प्रतिपादन किया, जो कुछ इस प्रकार से है कि शल ऊष्मणाम। क्या है, शल ऊष्मणाम। क्या है, शल ऊष्मणाम, यानी कि शल प्रत्याहार, और ऊष्मणाम यानी कि ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अर्थ आप समझ सकते हैं
इसको आप अगर कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 3 जो प्रकार हैं वो महेश्वर सूत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये 3 प्रकार जो हैं वो महेश्वर सूत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि इसका जो चौथा प्रकार है व्यंजन का, जिसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन, और इनकी संख्या होती है 3। इनकी संख्या क्या होती है? इनकी संख्या होती है 3, और ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार से होते हैं कि छा है, त्र है और ज्ञा है। क्या है? छा है, त्र है और ज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर ऊ नहीं होगा, यहाँ पर होगा आ। यहाँ पर ऊ ना होकर यहाँ होगा आ। ठीक है, कुछ किस प्रकार से होंगे इनको हम समझा देते हैं। तो ये कुछ किस प्रकार से होंगे? ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। इनकी संख्या होती है 3। जब का मिलता है शा से, जब का मिलता है शा से और शा मिलता है आ से। ठीक है, व्यंजन है तो व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो हलंत वर्ण कहलाते हैं। तब कशा से मिलकर बनता है छा। कशा से मिलकर क्या बनता है? छा। जो क्षत्रिय वाला छा होता है किससे मिलकर बनता है? क शा से मिलकर बनता है। इसी प्रकार से त्रा किससे मिलकर बनता है? इसी प्रकार से त्रा किससे मिलकर बनता है? तो त्रा का निर्माण किया जाता है त, र, त, र और आ। ठीक है, त्रा का निर्माण किससे किया जाता है? तो त, र और आ, यानी कि जो व्यंजन होते हैं वो हलंत वर्ण कहलाते हैं और ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन होते हैं छा, त्रा, ज्ञा। क्या होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा। और ज्ञा किसके निर्माण से बनता है? तो ज्ञा का निर्माण किया जाता है जा। ठीक है, ज्ञा का निर्माण किससे करते हैं? तो ज्ञा का निर्माण किया जाता है जा और इया से। जा और इया से जब इसमें इसका भी हलंत निकाल देते हैं तो ये क्या बनता है? कुछ इस प्रकार से बनता है। इसको कहते हैं ज्ञा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ज्ञा। जबकि त, र, ठीक है, त, र और आ से क्या बनता है? तो तरा यानी कि त्रा, तारा यानी कि त्रा। ठीक है, तारा यानी कि त्रा। और नेक्स्ट क्या था? थर्ड हमारा क्या था? छा, जो क और शा से मिलकर बनता है। क शा से मिलकर बनता है। ठीक है, का शा से मिलकर क्या बनता है? तो ये बनता है छ। क्या बनता है? छ। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने व्यंजनों के प्रकार पढ़ लिए हैं। अब हम इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से। आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या होती है 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है और संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 3। ठीक है, अब हम इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। पहला प्रकार क्या है? स्पर्श व्यंजन कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों यानी कि कंठ है, तालु है, मूर्धा है आदि स्पर्श होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के सभी अवयव जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, तो इन सभी का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि स्पर्श यानी कि जिससे स्पर्श हो, जैसे कंठ से स्पर्श हो, तालु से स्पर्श हो, मूर्धा से स्पर्श हो और दंत से स्पर्श हो, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इसीलिए इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या क्या होती है? तो इनकी संख्या होती है 25। पीछे भी मैंने आपको बताया था कि इनकी संख्या होती है 25, जो कुछ उस प्रकार से थे। ठीक है, जो कुछ क च ट तप के प्रकार से थे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए क ख ग घ अंगा। ठीक है, कचट तप यानी कि क ख ग घ अंगा, ये 5 व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? जो का वर्ग है, जो का वर्ग है वो कंठ के माध्यम से बोला जाता है। आप रिलेट कर सकते हैं का से का वर्ग और का से कंठ, का से का वर्ग और का से कंठ। ठीक है, तो अतः इन सब का एक ही वर्ग बनाया जाता है जिसका नाम होता है का वर्ग। जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है का वर्ग। ठीक है, तो इसको हम एक बार और जान लेते हैं अच्छे से। हम स्पर्श व्यंजनों को एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं कि वर्णों के मुख के उच्चारण के विभिन्न अवयवों के माध्यम से बोले जाते हैं और इसमें का से लेकर माँ तक के सभी वर्ण आते हैं। ठीक है, सभी वर्ण जो आते हैं और ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि के स्पर्श के माध्यम से बोले जाते हैं, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
और इनकी संख्या होती है 5। क्या होता है, इसमें एक खड़े होते हैं जैसे का वर्ग, ठीक है, का वर्ग, खा वर्ग, और लेटे हुए होते हैं, तो इनमें इनकी संख्या क्या होती है, का वर्ग में 5 वर्ड, ठीक है, चा वर्ग में 5 वर्ड, ठीक है, ता वर्ग में 5 वर्ग। तो इसी प्रकार से ये कॉलम और रो जो होती है वो 5-5 होती हैं। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या क्या होती है, 5 रो हो गई, 5 कॉलम हो गए, तो क्या बने, 25 वर्ड बने। कितने बने, टोटल 25 वर्णों का निर्माण होता है। स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो 25 वर्ण आते हैं। उदाहरण को एक बार फिर से देखते हैं कि उदाहरण क्या है कि क ख ग घ अंगा, ये 5 व्यंजन जो हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, अतः इनका इन सबका एक ही वर्ग होता है जिसे का वर्ग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, का वर्ग के नाम से जाना जाता है। कंठ से उच्चारित होने के कारण इन्हें कंठय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ के उच्चारण होने के कारण, कंठ के द्वारा उच्चारित होने के कारण इन्हें कंठ्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ्य वर्ण कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ग क्या है, तो चा वर्ग है। नेक्स्ट वर्ग क्या है, चा वर्ग है। तो ये तत्व, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। तो ये 5 व्यंजन तालु से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, चा वर्ग। चा वर्ग किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, इसीलिए इनको तालव्य वर्ण कहते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इसीलिए इनको तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। इस वर्ग का नाम क्या है, चा वर्ग। इस वर्ग का नाम क्या है, तो इस वर्ग का नाम होता है चा वर्ग। क्या होता है, चा वर्ग। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। पहले मैंने आपको, ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पहले मैंने आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया है, उसके बाद में हम विस्तार पूर्वक इसको जान लेते हैं। ठीक है, डीपली इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको अगर बेसिक ही नहीं पता होगा, कुछ बच्चे न्यू हैं, ठीक है, अगर आपको इसका बेसिक ही नहीं पता होगा, अगर आपको इसका बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन के आंसर कैसे निकाल पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको इसको विस्तार पूर्वक समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टावर्ग। नेक्स्ट क्या है, टावर्ग, जो मूर्धा से उच्चारित होते हैं, इसीलिए इनको मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है और इस वर्ग का नाम होता है टावर्ग। क्या नाम होता है, टावर्ग। इसी प्रकार से थर्ड, इसी प्रकार से फोर्थ क्या है, तावर्ग, जो ता थ द ध न, ता थ द ध न आते हैं और इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। जब आप ता बोलते हैं तो आप महसूस करें कि जो वर्ड बोले जा रहे हैं वो दंत के माध्यम से बोले जा रहे हैं। किससे, दंत के माध्यम से बोले जा रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे, उनको दंतव्य वर्ण कहेंगे, उनको दंतव्य वर्ण कहेंगे और ये वर्ग जो होता है ता वर्ग कहलाता है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है पावर्ग। फिफ्थ है पावर्ग, जिसमें पा फा बा भा मा आते हैं और इनमें भी 5 व्यंजन होते हैं जो ओष्ठ यानी कि पा, बोलिए पा, बिना ओष्ठ की सहायता से नहीं बोले जाते, इसीलिए ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ओष्ठ वर्ण या ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं और पा वर्ग इस वर्ग का नाम होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। और जबकि उच्चारण स्थान तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो वर्णमाला से ही संबंधित होगा, वहाँ से भी, और वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा जो वर्णमाला है वो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है, तो कुल मिलाकर इन वर्गों की संख्या होती है 5 और प्रत्येक के वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण आते हैं। अर्थात मैंने आपको पीछे बताया कि 5 वर्ग और 5 उसमें वर्ण होते हैं। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 25 वर्ण। टोटल क्या हो गए, 25 वर्ण, और इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मुंह के सभी अवयवों से बोले जाते हैं। जैसे कंठ है, तालु है, ठीक है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है और दंत है, सभी के माध्यम से बोले जाते हैं, इसीलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। हमने स्पर्श व्यंजनों को पढ़ लिया है। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों को पढ़ लिया है, इसको हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इसको एक बार हम फ्लो चार्ट के माध्यम से फिर से देख लेते हैं। तो व्यंजन का सूत्र क्या होता है, स्पर्श व्यंजनों का सूत्र होता है कादयो मावासानाम स्पर्शा। क्या होता है, कादयो मावासानाम स्पर्शा। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, अर्थात इसका अर्थ होता है जिसमें का से लेकर माँ तक के सभी वर्ण आते हैं। जिसमें का से लेकर माँ तक के सभी वर्ण आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पर्श कहा जाता है। और इन वर्णों की संख्या होती है 25 वर्ण। कितने, इसमें 25 वर्ण होते हैं और ये सभी क्या होते हैं, व्यंजन। और ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं व्यंजन। क्या होते हैं, व्यंजन, यानी कि कादयो, का से लेकर माँ, मावा सा नाम, यानी कि माँ तक के
सभी वर्ण स्पर्श कहलाते हैं, इनकी संख्या होती है 25। ठीक है, तो इसका अर्थ भी आप समझ गए हैं कि जो का से मा तक के वर्ण होते हैं स्पर्श कहलाते हैं, इनकी संख्या होती है 25। और मैंने आपको अभी बताया है कि का वर्ग, जिसमें का च ट तव आते हैं। ठीक है, का च ट तव आते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, तो इनको अच्छे से आपने समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रकार देखेंगे, उसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो नेक्स्ट प्रकार क्या है? ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि जो उदित के अंतर्गत उदित का प्रयोग किया जाता है, जो कुछ इस प्रकार से होता है। इसके लिए भी एक सूत्र है जो है कु चु टू तुपु एते उदितम। क्या है? एते उदितम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जो संस्कृत में जो कचट तव वर्ण होते हैं यानी कि स्पष्ट व्यंजन होते हैं, उनको कु और चू, कु चू टू तुप यानी कि इस प्रकार से बोला जाता है। जबकि हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं कचट तप। हिंदी में क्या कहते हैं? का है, चा है, टा है, तावा। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं। जबकि संस्कृत में इनको कुचुटू तुपु, ठीक है, कुचुटू तुपु एते उदिता क्या कहते हैं? एते उदिता ऐसे क्या कहलाते हैं? ये उदित कहलाते हैं। अर्थात इन्हीं 5 वर्गों का लघु नाम या दूसरा नाम क्या होता है, जो मैंने अभी आगे पढ़ाए थे। जो 5 वर्ग हैं, ठीक है, इन्हीं 5 वर्गों को इनका लघु नाम या दूसरा नाम होता है कुचु टू तू पू भी कहा जाता है। इनमें ऊ की इत संज्ञा होती है। इसमें क्या होती है? इनमें जो है ऊ है, इनमें ऊ यानी कि कु है, चू है, टू है, यानी कि इनकी इत संज्ञा क्या होती है? इनका क्या हो जाता है? ऊ का जो होता है, ऊ का लोप हो जाता है। ऊ का क्या होता है? ऊ का लोप हो जाता है। ठीक है, अर्थात इसको अच्छे से और एक बार मैं और समझा देती हूँ। ये किस प्रकार से होते हैं? तो ये होते हैं, इनकी संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5। इन्हें इनका एक लघु नाम होता है या दूसरा नाम जो होता है वो कु चुटू तुपु होता है, जिसमें ऊ जो होती है, जिसमें ऊ जो होती इस संज्ञा के अंतर्गत आता है। अर्थात ऊ का लोप हो जाता है, ऊ का लोप हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था महेश्वर सूत्रों में, जब प्रत्याहार को मैं समझा रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि उनमें हलंत वर्ण का लोप हो जाता है इत संज्ञा के अंतर्गत। इसमें भी क्या होता है? इसमें ऊ का लोप हो जाता है इत संज्ञा के अंतर्गत, अतः इन्हें उदित कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उदित कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में जब भी कु कहा जाए, संस्कृत व्याकरण में जब भी कु कहा जाए तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो कु का मतलब क्या होता है? कु का मतलब होता है का वर्ग, अर्थात क ख ग घ अंगा। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। मैं आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए। तो आप सभी से जुड़ जाइए। ठीक है, जो भी आपको क्वेरी होगी आप कॉल भी कर सकते हैं, उसका नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, उसका नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो का वर्ग है, जो का वर्ग हैं उन्हें हम एक अन्य नाम से जानते हैं, जो कुचुटु तुपु। ठीक है, मैंने आपको बताया कुचुटु तप किस प्रकार से होते हैं। तो कु का मतलब होता है का वर्ग, चू का मतलब होता है चा वर्ग, जिसमें चा से यहाँ तक वर्ड आते हैं। टू का मतलब होता है, टू का मतलब होता है टा वर्ग, इसमें टा से गंगा तक मतलब आते हैं, अड़ा तक मतलब, ठीक है, अड़ा तक वर्ड आते हैं। तू का मतलब होता है ता वर्ग, पू का मतलब क्या होता है? पा वर्ग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें ऊ की इत संज्ञा हो जाती है। इनमें जो कु है, चू है, ठीक है, तो इनकी क्या हो जाती है? ऊ की इत संज्ञा हो जाती है। हलंत वर्ड के तहत इसकी ऊ की, ठीक है, ऊ की इत संज्ञा हो जाती है, जिसका क्या हो जाता है? जिसका लोप हो जाता है, जिसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये अच्छे से आप समझ गए होंगे, मैं आशा करती हूँ। अब हम आगे देखते हैं। अब हमने स्पर्श व्यंजनों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रकार को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार को देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रकार क्या है? तो नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन, जिसका सूत्र है यणो अंतस्था। क्या है? यणो अंतस्था, यानी कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा यण प्रत्याहार। क्या होगा? इसका अर्थ होगा यण प्रत्याहार और अंतस्थ। और क्या कहलाते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आप इसी प्रकार से संस्कृत को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और संस्कृत सब्जेक्ट टफ नहीं है, आपको अगर जितना ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा। और संस्कृत को आप बोल बोल के जरूर पढ़ें, क्योंकि संस्कृत जो है जितना आप बोल बोल के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ये मन वाला सब्जेक्ट नहीं है कि मन में पढ़ लिया रट लिया।
ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, इसको आपको समझ समझ के बोल बोल के पढ़ना होगा। इसमें सूत्र जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और आपको पता है यूपी टेट है आपका, तो यूपी टेट में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट से आते हैं, फैक्चुअल आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने सी टेट दे दिया है, सी टेट में आपको पेडागोजी टाइप से क्वेश्चन आ गए या फिर ऐसे ऊपरी तौर से क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यूपी टेट में बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए इनका मतलब आप जरूर पता होना चाहिए। अगर संस्कृत आप ले रहे हैं तो उसका ज्ञान आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत का वेटेज जो है वो 30 नंबर का है। यूपी टेट में 30 नंबर की आपकी संस्कृत आती है, तो इसीलिए बहुत अच्छे से तैयारी जरूर करें, ठीक है। मैं इसीलिए आपको यूट्यूब पे फ्री बैच करा रही हूँ और इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक कंप्लीट संस्कृत कराऊंगी। क्लास आपकी कितनी भी हो, 30 हो सकती हैं, 40 हो सकती हैं, 40 प्लस ही जाएंगी क्लासेस, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है और मैं अगर विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगी तो क्लासेस तो अच्छी खासी बनेंगी। इसीलिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली से, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था अंतस्थ व्यंजन, जिसका सूत्र है यड़ो अंतस्था। क्या है इसका सूत्र? है यड़ो अंतस्था, यानी कि यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आते हैं। प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले या वराला, ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इन्हीं वर्ण को अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इन्हें अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? तो इनको अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजनों को ही हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रकार है ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट प्रकार क्या है? तो नेक्स्ट प्रकार है ऊष्म व्यंजन, जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और इनका सूत्र होता है सल ऊष्मणाम। क्या है? इनका सूत्र होता है शल ऊष्मणाम, अर्थात शल प्रत्याहार के अंतर्गत परिणामते सा स साहा 4 वर्ग आते हैं और ऊष्म व्यंजन ये कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनको मैंने विस्तार पूर्वक समझा दिया है, अब हम एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रकार है मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट प्रकार क्या है? इसको मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, जो दो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मिश्रित व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन की डेफिनेशन क्या है? तो जो व्यंजन, इसकी डेफिनेशन क्या है कि दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें ये संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया कि का श आ मिलकर क्या बनाता है? छा बनाता है। त र अ मिलकर त्रा बनाता है और जा इया और आ मिलकर क्या बनाता है? ज्ञा बनाता है। तो इसमें टोटल कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है 3। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 3 और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे अयोगवाह को। अब हम क्या देखेंगे? अयोगवाह को। अभी हमने व्यंजन के सभी प्रकारों को पढ़ लिया है। अब हम अयोगवाह को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? अयोगवाह को पढ़ेंगे। तो अयोगवाह किसे कहते हैं? कि वर्ण मात्रिका यानी कि वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त, जो हमने 4 वर्ण के प्रकार पढ़े थे, उनके अतिरिक्त जो वर्ण होते हैं वो सभी अयोगवाह कहलाते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। जो मैंने आपको 4 प्रकार पढ़ाए उसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, उसके बाद जो वर्ण आते हैं वो अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं और ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? अयोगवाह 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या है? पहला है अनुस्वार। पहला क्या है? अनुस्वार जिसमें अंक की मात्रा आती है। दूसरा है विसर्ग, जिसमें 2 डॉट आती हैं, ठीक है। तीसरा है जीहा मूल्यम और उपाध्य मूल्यम। क्या है? जीहा मूल्यम और उपाध्य मूल्यम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर आप इसे ऊपरी किताब से पढ़ लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जीहा मूल्यम क्या होते हैं, उपाध्य मूल्यम भी क्या होते हैं। तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि अनुस्वार विसर्ग तो आपने हिंदी में भी पढ़े हैं, तो ये जो है वो आपके नए टॉपिक हैं और यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही है, ठीक है। 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो अयोगवाह के कितने प्रकार? 4 प्रकार हो गए, अनुसार, विसर्ग, जीहा मूल्यम, उपाध्य मीनीय, ठीक है। तो अब हम इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। अयोगवाह के प्रकारों को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार है अनुसार। पहला प्रकार क्या है? पहला ले, ठीक है, ठीक है। देखते हैं इसको कि वर्णमाला में महेश्वर सूत्रों में ना पढ़े जाने के कारण इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। जिसमें पहला प्रकार क्या है? अनुस्वार और विसर्ग। क्या है हमारा? क्या है?
ठीक है, इसमें इसके प्रकार देख लेते हैं। तो क्या है, अनुस्वार और विसर्ग। क्या है, अनुस्वार और विसर्ग। इसके लिए भी एक सूत्र दिया है पाणिनि महोदय ने। इसके लिए भी पाणिनि महोदय ने एक सूत्र दिया है जो है अंग अहा। जो क्या है, जो है अंग अहा इतच्यम, अंग अहा इतच्यम परावनुसार विसर्गी। क्या है, अंग अहा इतच्यम परावनुसार विसर्गी। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अंग और आहा ये सभी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ होता है अंग आहा ये अच के बाद आने वाले क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या सूत्र दिया है और इसका अर्थ क्या होता है। तो सूत्र कुछ इस प्रकार से दिया है, अंग आहा इतच्यम परावनुसारम विसर्गी। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अंग आहा, अंग और आहा ये अच के बाद आने वाले क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंग और आहा ये अच के बाद आने वाले अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम विस्तार पूर्वक जान लेंगे जो अयोगवा हैं इनके प्रकार। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है बालकम, रामम, श्यामम आदि में मकार के बाद अकार के ऊपर जो बिंदी होती है या बिंदु होता है वो क्या होता है, वो कहलाता है अनुस्वार। क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है अनुस्वार। इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। आप जब इसको पढ़ेंगे यानी कि बालकम यानी कि नाक से इसका उच्चारण हो, नासिक का उच्चारण हो, तब कौन सा प्रकार होता है व्यंजन का, तो उसे कहते हैं, तो कौन सा प्रकार होता है व्यंजन का, तो उसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। बालकम, रामम, श्यामम आदि में मकार के बाद अकार के ऊपर, मकार के बाद अकार के ऊपर जो बिंदु होता है उसका नाम अनुस्वार होता है और इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। अर्थात इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है नासिका अनुस्वारस्य। क्या है, नासिका अनुस्वारस्य यानी कि नासिका का जिसका अनुस्वार यानी कि अनुस्वार जो होते हैं वो नासिका के उच्चारण में होते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो नासिका होता है। क्या होता है, नासिका होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है रामम, रामा, श्यामा, ग्रामा आदि में मकारोत्तर अकार के बाद जो बिंदु आती हैं उन्हीं को विसर्ग कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ के माध्यम से होता है। क्या होता है, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ के माध्यम से होता है और इसका सूत्र होता है जो कंठ है, कंठ से जो उच्चारण स्थान होते हैं तो उसका सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय। इसका सूत्र होता है अकु विसर्जनीयानाम कंठा, अकु बस विसर्जयानाम कंठा। अर्थात आवर्ग, कुवर्ग यानी कि कावर्ग, हा जिसके अंतर्गत कंठ के अंतर्गत क्या आते हैं, तो कंठ के अंतर्गत आते हैं का आता है। ठीक है, कुवर्ग, कुवर्ग क्या आता है, कुवर्ग आता है। ठीक है, कुवर्ग आता है और हा आता है, इसके अंतर्गत हा भी आता है, इसके अंतर्गत विसर्ग आते हैं, इसके अंतर्गत विसर्ग आता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, इसका जो सूत्र है अकु, अकु विसर्ज नियाना, अकु विसर्जियाना। ठीक है, तो इससे ही इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इससे ही इसका मतलब दिया है कि अकु यानी कि जिसमें आवर्ग हो, जिसमें आ हो, कु यानी कि कावर्ग हो, हा हो और विसर्ग हो तो वह कंठ के माध्यम से उच्चारित किया जाता है। ठीक है, आप इस प्रकार से इस सूत्रों को याद करेंगे तो आपको उसके अंदर के वर्ण भी पता हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जिहा मूल्यम क्या होते हैं। तो जिहा मूल्यम क्या होते हैं, तो इनमें कुछ इस प्रकार से विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नहीं बन पा रहा है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग क्या होता है, आधे विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जिसके अंतर्गत आधे विसर्ग का प्रयोग किया जाता है उन्हें जिहा मूल्यम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें जिहा मूल्यम वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि
क जिहा मूल्यम चिन्ह, ठीक है, इस प्रकार से होगा क, ठीक है। ख इति कामाख्याम प्राग विसर्जनम सरदशो जिहा मूल्य, ठीक है। इस सूत्र को पढ़ते हैं कि प्राक ख इति काख्याभ्याम, ठीक है, इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ज सद्योशो जिहा मूल्यमा, ठीक है, जिहा मूल्यमा अर्थात जिसमें का खा के पहले आधे विसर्ग यानी कि आधा विसर्ग कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि जिसमें का और खा के पहले आधे विसर्ग अर्थात इस चिन्ह का प्रयोग के समान लिखा जाता है, तो उसे जिहा मूल्यम वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे जिहा मूल्यम वर्ण कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे जिहा मूल्यम वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बालक क्रीडति, बालक क्रीडति, तो कैसे होगा? तो कुछ इस प्रकार से जब का के आगे आधा विसर्ग और खा के आगे आधा विसर्ग होता है तो इन वर्णों को जिहा मूल्यम, इन वर्णों को जिहा मूल्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इन वर्णों को जिहा मूल्य वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि इस प्रकार से ये होता है चित्र, तो ये आपको मुझे टाइपिस्ट ने इस टाइप से नहीं बताया। तो यहाँ पर क्या होगा? ये कुछ इस प्रकार से होगा। जो विसर्ग, जो पूरा विसर्ग होता है, पूरा विसर्ग जो होते हैं, इनको अगर आधा आधा काट दिया जाए तब क्या बनता है? आधा विसर्ग बनता है। तो इसका कुछ इस प्रकार से इसमें चिन्ह होता है, ठीक है। तो बालका का से पहले और खा से पहले जब इनका प्रयोग किया जाए तो ये जिहा मूल्यम वर्ण कहलाते हैं। इसका उच्चारण स्थान जिहा मूल से होता है, अर्थात क्या होता है? अर्थात जिहा मूल्यस्य जिहा मूल्यमा, क्या है? जिहा मूल्यस्य जिहा मूल्यमा, अर्थात इसका अर्थ होता है कि जिहा मूल्यम सूत्र के से विसर्ग ही विकल्प से, ठीक है। अर्थात इसका मतलब होता है कि जो क है, ठीक है, और पौ, ठीक है। इसका हम एक्सप्लेनेशन बता देते हैं, इसको हम आगे बता देते हैं कि किस प्रकार से होगा। एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है जो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। एक सूत्र होता है कुपबो, क्या होता है? कुपबो जिहा मूल्यम, ठीक है, मतलब आधा विसर्ग फिर आधा विसर्ग पौ च, ठीक है, पौ च। तो ये कुछ सूत्र होता है। तो इसका अर्थ होता है कि विसर्ग से ही विकल्प से ही जिहा मूल्यम बन जाता है, नहीं तो विसर्ग भी नहीं रह सकता, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब पूर्ण विसर्ग होता है, जो पूर्ण विसर्ग होता है, ठीक है, पूर्ण विसर्ग का आधे विसर्ग में प्रयुक्त करना जिहा मूल्यम वर्ण के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रकार क्या है? इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रकार है उपाध्यमानीय, क्या है? इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रकार है उपाध्यमानीय। इसमें भी विसर्ग का ही प्रयोग करते हैं, इसमें भी आधे विसर्ग का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से होता है? कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। आधे विसर्ग का प्रयोग कुछ इस प्रकार से किया जाता है। जब पा और फा इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सर्दयन उपाध्यमीन, यानी कि अर्थात इसका मतलब होता है जब पा और फा के पहले आधा विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आधा विसर्ग होगा कि आधे विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, समान लिखा जाता है, तो उसे उपाध्यमीनीय वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपाध्यमीनीय वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे, ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे वृक्ष अर्ध विसर्ग, ठीक है, जैसे वृक्ष अर्ध विसर्ग वृक्ष पतति, क्या होगा? वृक्ष पतति। तो यहाँ पर कौन सा प्रकार होगा? तो यहाँ पर उपाध्यमीनीय। कौन सा प्रकार होगा? उपाध्यमीनीय, उपाध्यमानीय या मीनीय प्रकार इसमें निहित होगा, ठीक है। तो ये वर्ड जो होता है आधा विसर्ग का चिन्ह होता है, जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपाध्यमीन में किसके पहले विसर्ग को लगाया जाता है? तो उपाध्यमीन में पा और फा के पहले जो आधा विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे उपाध्यमीन वर्ण कहते हैं। जैसे वृक्ष अर्ध विसर्ग पतति वृक्ष फलति, ठीक है। तो फा और पा के पहले जब अर्ध विसर्ग लगे
तो उपाधमीनीय वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। उपपद्यमीन्यामाम ओष्ठ क्या है? उपपद्यमीन्यमानाम ओष्ठ यानी कि कुपवो क खपा। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये गलत हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर हम, ठीक है, हमने यहाँ पर उपाधमीन को पढ़ लिया है। ठीक है, उपाधमीन को पढ़ लिया है। आपको पता होना चाहिए कि जिहा मूल्यम का प्रयोग कब करते हैं? जब का और खा के आगे अर्ध विसर्ग का प्रयोग हो। जब का और खा के आगे अर्ध विसर्ग का प्रयोग हो तो उसे कहते हैं जिहा मूल्यम। और जब पा और फा के आगे जिहा मूल्यम का प्रयोग किया जाए, यानी कि आधा विसर्ग का प्रयोग किया जाए, तो उसे उपाधमानीय कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने यूपी टेट की क्लास में आज हमने वर्णमाला को पढ़ा। आज हमने वर्णमाला में व्यंजन को पढ़ा है, इनके प्रकारों को आज हमने देखा है, जिसमें हमारे इसके प्रकार जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। कल की क्लास में हम उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो। आपकी क्लास कैसी लग रही है, आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, इसका फीडबैक आप जरूर दिया करें, जिससे हम भी मोटिवेट हों। हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। आप अगर अच्छा से रिस्पॉन्स करेंगे तो हम बहुत बेहतरीन आपको कंटेंट प्रदान करेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।